तो आइए आर्य समाज के विषय में थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। जो चीज़ें हम पहले से जानते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, जो इतिहास है उसके ऊपर भी ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब जो हमें करना चाहिए, अब एज ए आर्य समाज के एक सदस्य के रूप में थोड़ी सी चर्चा उस पर करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इतिहास में घूम करके तो आना पड़ेगा, उसके बिना आनंद नहीं आएगा। अभी जब मैं अंदर आ रहा था तो आपका साप्ताहिक सत्संग का उपस्थिति रजिस्टर रखा हुआ था, मैं उसमें हस्ताक्षर कर रहा था, तो एक बहन पीछे थी जो कीर्तिनगर से पधारी हैं। बहन जी ने कहा कि आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए नाम लिख करके। उन्होंने कहा कि मैं लिखना नहीं जानती। बस आप ये समझ लीजिए कि आर्य समाज का काम इसी जगह से शुरू हो जाता है, इसी का नाम आर्य समाज है, इसके अलावा किसी चीज़ का नाम आर्य समाज है ही नहीं। आपने देखा वो बहन लिखना नहीं जानती, तो मेरा होमवर्क मिल गया कि अब मैंने उसको लिखना, बस यही आर्य समाज है। इसके अलावा आर्य समाज की व्याख्या कुछ नहीं है, आप जितनी मर्जी करते चले जाइएगा। ऋषि दयानंद ने इस समाज में जिस कमी को देखा और महसूस किया था, उस कमी को पूरा करने के उन्होंने यथाशक्ति प्रयत्न कर दिया। उसी का परिणाम था आर्य समाज का निर्माण, और उसी का परिणाम हुआ देश के अंदर जो जो चीज़ें, जो जो कमियां दिखती थी, उन सभी चीज़ों की पूर्ति करते चले जाना। तो माता जी साथ में थी, आप ही थी ना जी साथ में? पहचान लिया मैंने एकदम से, देखा पहली बार ही देखा होगा मैंने। माता जी ने कहा ये आते ही नहीं, सिखाएं कैसे? मैंने कहा ना, अब आप ये करो, हम सिखाएंगे, आप आइए, हमारा काम सिखाना है, इनका काम आके सीखना है। कितनी बहनों को लिखना नहीं आता भाई? आप में से जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं उनमें से कितनों को लिखना नहीं आता अपना नाम? बहन जी पीछे की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, कितनों को नहीं आता? 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 साप्ताहिक सत्संगों का समय हम रखेंगे, यानी कि 3 हफ्ते का समय। 3 हफ्ते में आप और आप में से जितनी और बहनों को लिखना नहीं आता होगा, वो यहाँ बैठ करके अपना नाम भी लिखेंगी, अपना हस्ताक्षर भी लिखेंगी, और अपना हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों में नाम लिखना सिखा देंगे इसी आर्य समाज के अंदर। तय है? हाँ जी माता जी, पक्का हो गया? हाँ बस अब वो आप बात समझ लो, आपको काम मिल चुका है। आप अगली बार आएंगे तो आप देखेंगे सब कुछ। बस मैं तो कह दिया आपसे, यही आर्य समाज है। आप आर्य समाज के अर्थ को आज फिर डिफाइन करेंगे, रीडिफाइन जिसको कहते हैं, रीडिफाइन करिए आर्य समाज, क्योंकि आर्य समाज की डिफाइनिंग इतनी ज्यादा बिखर चुकी है, इतनी ज्यादा समस्या। कौन है आर्य समाज? जहाँ शादियां होती हैं इसी का नाम आर्य समाज है। कौन है आर्य समाज? जहाँ भगवान को नहीं मानते, इसी का नाम आर्य समाज है। इतनी ज्यादा भ्रम की दुनिया में फैला के रख दी आर्य समाज को, जो इसका मूल था वो यहाँ से कहीं दूर जा चुका। इसलिए आज वापसी चलने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। फिलहाल इस घटना में मैं छोटी सी बात बता दूं, मॉरिशस में आर्य समाज 1900 में चला गया। 1899 में वहाँ हमारे यहाँ से फौजी गए, सिपाही थे अंग्रेजों के, वहाँ भी अंग्रेज की सत्ता थी, यहाँ भी अंग्रेज की सत्ता थी। उनके हाथ में सत्यार प्रकाश था। आते समय जहाज पर चढ़ते समय जो लोकल मित्र बन जाते हैं, उनमें से एक सिपाही अपनी सत्यार प्रकाश उनको दे आया। उसमें से उसको तो पढ़ना आता नहीं था। उन्होंने अपने गांव में बताया मेरे पुस्तक आई है, पुस्तक आई है, पुस्तक आई है। अब तो आपके घर पुस्तकों की कोई वैल्यू नहीं, कोई वजन नहीं है। हजारों रखी हैं और हजारों वहाँ फेंक चुके हैं, हजारों और तैयार कर रखी हैं, यहाँ भी रखी हैं, पढ़ने वाला कोई नहीं रखी हैं। लेकिन एक पुस्तक आई, उन्होंने कहा मेरे पास पुस्तक आई है, पुस्तक आई है, पढ़ो भाई, ढूंढा भाई किसको आती, किसको? फलाने का छोरे को पढ़ता है, उसको बुलाओ भाई, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। उसको बुलाया, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 ये लगा कि ये तो वो मिल गया जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। आस्ता आस्ता उसी पुस्तक को पढ़ पढ़ करके वहाँ पे एक नया विचार पैदा हो गया, क्योंकि मॉरिशस में भारत से लोगों का, अंग्रेज अधिकारियों के साथ में सैनिकों का भी बहुत जाना आना रहता था। उन्होंने अपने 1-2 बच्चों को यहाँ भारत में भेजा, यहाँ से वहाँ गए। आर्य समाज की लौ जलती चली गई और आर्य समाज एक इतना तेज़ी से मॉरिशस के अंदर फैला जिसकी सीमा नहीं है। इतनी देर में वहाँ पर लोकतंत्र का आंदोलन भी आ गया। लोकतंत्र के आंदोलन में पहले एक व्यवस्था थी, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही वोट डाल सकता था। अंग्रेजी सरकार में ये व्यवस्था थी। अब भारतीयों ने सोचा कि अगर अंग्रेजी सरकार की व्यवस्था में अगर वोटिंग हो गई तो उस वोटिंग में भारतीय तो हार जाएंगे, क्योंकि भारतीय तो सारे मजदूर के रूप में गए थे, इन्हें पढ़ना लिखना आता नहीं। तो सारे अंग्रेजी हैं, जो अंग्रेजी लोग यहाँ रहते हैं या कुछ और थोड़े बहुत ही, वही वोट डाल पाएंगे। तो उन्होंने समय दिया था 2 साल का, कि 2 साल बाद यहाँ पे मॉरिशस में अंदर चुनाव होंगे, चुनाव में वो व्यक्ति वोट डाल पाएगा जो पढ़ा लिखा है। तो प्रश्न ये पैदा हुआ भी पढ़ा लिखा कौन, किसको हम पढ़ा लिखा माने? तो फिर उन्होंने डिफाइन करके दे दिया, जो अपना नाम अपने हाथ से
लिख सकता होगा उसको हम पढ़ा लिखा स्वीकार कर लेंगे। बस आर्य समाजियों को टास्क मिल गया और पूरे रात पूरे पूरे दिन गांव गांव में जा जा करके, ये इतिहास बता रहा हूं, इसमें कोई नकली घटना नहीं, रात की पाठशालाएं लगानी शुरू करी आर्य समाज ने। हर जगह पर, हर गांव गांव में जा जा करके किताबें, वो तख्तियां, जहां जहां भी जैसे जैसे लिख सकते थे, लिखो अपना नाम, लिखो लिखो। मोहनलाल मोहित जी जो कि आर्य समाज के बहुत बड़े नेता हुए हैं, उन्होंने वो लिखते हैं कि मेरा तो जीवन का उद्देश्य बन गया, अभी हर गांव में जाऊंगा, 3-3 4-4 दिन रहूंगा, उनको कहूंगा अपने नाम लिखना शुरू करो, और जिन जिन के नाम लिखने आते गए उनका वोट का अधिकार बनता चला गया। और वहाँ पे सरकार बनी तो उसमें भारतवंशी को ही वहाँ का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन आर्य समाज के कारण से आया था। इसलिए आर्य समाज को तो काम मिलना चाहिए, तुरंत वो अपने काम को आगे बढ़ा देते हैं। सिर्फ जुड़ी हुई घटना थी इसलिए मैंने आपके सामने रख दी। बंधु, आर्य समाज के आरंभ को चलते हैं। हुआ क्यों था आर्य समाज का आरंभ? महर्षि दयानंद की इच्छा आर्य समाज को आरंभ करने की कभी नहीं थी। उनके मन में कभी कोई भाव नहीं था कि मैं नई कोई संस्था खोलूं, मैं किसी नई संस्था का संस्थापक बनूं, यूं कहूं देखो जी मैंने संस्था की, कुछ भी उनके मन में था ही नहीं। एक भाव था, सत्य का प्रचार होना चाहिए। ये जितना भी दुख दिखता है इस देश के अंदर, दरिद्रता गरीबी दिखती है इस देश के अंदर, उसका कारण अशिक्षा है, और उसी का परिणाम देश की गुलामी है। उसी का परिणाम हम जो भारतवासी इतने लंबे समय से भुगत रहे हैं, ये केवल और केवल इसका परिणाम है कि हमारे देश में अज्ञानता और अभाव बढ़ता चला गया। बस जब हमें एक चीज की कमी दिख गई तो अगला काम क्या है? हाँ जी, उस कमी को बस खत्म, इतना सा काम था दयानंद ने, और ज्यादा बड़ा कुछ नहीं किया। आपको दिखे इस क्षेत्र में से पानी टपक रहा है तो 100 लोग होंगे जो कहेंगे देखो जी पानी टपक रहा है, 100 लोग पानी टपक रहा है, और एक व्यक्ति कौन होगा जाकर के उसको ठीक कर देगा। तो दुनिया में पहचान किसकी बनेगी? चीखने वाले बहुत थे, देश गुलाम है, देश गुलाम है, देश गुलाम है, ये बताने वाला कोई नहीं था। क्यों है? फिर है तो भाई इसको वापसी कौन लाएगा, ये कहने वाला कोई नहीं था। तो इस देश के अंदर की 3 परिस्थितियों की बहुत संक्षिप्त में चर्चा करता हूं, बेहद संक्षिप्त में। इस देश के अंदर जितने भी लोग थे उनको ये पहली बात एहसास था ही नहीं कि ये देश तुम्हारा है। आराम से समझना आज इस विषय को। जितने लोग जी रहे थे उनको ये पता ही नहीं था कि ये देश तुम्हारा है, बस जी रहे हैं, रोटी मिल रही है, मजदूरी मिल रही है, जैसे तैसे गुजारा चल रहा है, बस ये कुछ नहीं, ये मेरा देश है, ये पता नहीं था। दूसरी बात ये भी पता नहीं था कि कोई और आकर के हमारे ऊपर शासन कर रहा है। कभी ये कौम आ गई, कभी मुगल आ गए, कभी दूसरे आ गए, कभी तीसरे आ गए, कभी मंगोल आ गए, उन्होंने शासन कर लिया, कभी औरंगजेब आ गए, उन्होंने शासन कर लिया, औरंगजेब चला गया, अंग्रेज आ गए, उन्होंने शासन कर लिया, हमें पता ही नहीं कोई और शासन कर रहा है। आप कहेंगे आप ये कैसे कहते हैं, हमें पता ही नहीं था? 1857 का युद्ध तो हुआ था, हाँ 1857 का युद्ध हुआ था, पर वो भूल से ये मत समझना कि देश की आज़ादी का युद्ध था, इस भुलेखे में मत रहिएगा। हमें पढ़ाया गया, हम वही समझते चले आ रहे हैं। वो देश की आज़ादी का युद्ध नहीं था। 1857 का गदर अपने अपने राज्यों रजवाड़ों की सुरक्षा करने के लिए युद्ध था, इसके अलावा वो कुछ नहीं था। झांसी का राज्य मेरा रहना चाहिए, ये अंग्रेजों के पास ना चला जाए। पटियाला का राज्य मेरा रहना चाहिए, अंग्रेजों के हाथ में ना चला जाए। छोटे छोटे राज्य रजवाड़े अपनी अपनी सुरक्षा के लिए इकट्ठे हुए कि अंग्रेज तो हमारी छोटी छोटी रियासतों को हड़पने में लगे हैं, इनको मेरा ही रहना चाहिए, इसके लिए इकट्ठे हो जाओ। और उन्होंने बादशाह बहादुर शाह जफर को इसका राजा बनाने की तैयारी कर ली, और थोड़े दिन के लिए ला करके दिल्ली में बिठा करके ये भी कह दिया कि अब बहादुर शाह जफर फिर से राजा मुगल बादशाह बन गए। इसलिए इस भूलेखे में मत रहिएगा। उस समय तक हमें ये भी नहीं पता था कि ये देश तो हमारा है, ये जिसको हम बादशाह बना रहे हैं यहाँ पर, ये भी कहाँ से आए हुए हैं? ये भी बाहर से आए हुए हैं। उस समय तक हमें इसका, मेरी बात स्पष्ट हो रही है? उस समय में इसका कोई अंदाजा नहीं था। हम सोच रहे थे हम लड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, ना, रजवाड़ों का युद्ध था और बहादुर शाह जफर को राजा बनाने का। तो एक तरह से अब यूं मानो, अगर बहादुर शाह जफर दोबारा से राजा मुगल बादशाह बन जाते तो फिर से वो मुगलिया सल्तनत ही, उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा ही दोबारा से इस देश के शासक बनते जाते, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में कोई भी अंतर नहीं होता। दयानंद ने क्या किया? दयानंद ने इस देश को अच्छी तरह घूम करके ये समझ लिया था कि इस देश की जनता को ये भी एहसास नहीं है कि इनका देश तो सारी दुनिया का सिरमौर था। सत्यार प्रकाश के अंदर जब वो इस विषय को लिखते हैं, जिस तरह से उन्होंने इस विषय को लिखा कि तुम्हारा आर्यवर्त का
शासन इस स्थान से लेकर के और उस स्थान तक था, और इस देश में रहने वाले चक्रवर्ती सम्राटों का शासन पूरी दुनिया के ऊपर था, यानी सारी दुनिया के देश तुम्हारे ही सम्राट के नीचे शासन करते थे। ये कहने वाला आधुनिक जगत में ऋषिदान सबसे पहले व्यक्ति हुए हैं। उसके अलावा किसी ने भी आधुनिक जगत में इससे पहले इस बात को कह करके हमें जगाया ही नहीं कि ये देश तो तुम्हारा है। तो ऋषिदान ने और उनके आने वाले शिष्यों ने जिस जिस कमी को देखा था उस कमी को दूर करने के लिए यथासंभव यथाशक्ति पूर्ण प्रयत्न किए। उस प्रयत्न में कहीं से कहीं तक भी कुछ भी कसर नहीं छोड़ी। आज थोड़ी सी इतिहास की घटनाओं की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं, उसके आधार पर हम फिर थोड़ी सी देर के लिए चर्चा करेंगे। अब हम क्या करें, महात्मा नारायण स्वामी की चर्चा मैं आपके सामने करता हूं। आपने कितनों में से नाम सुना महात्मा नारायण स्वामी का? यहाँ चित्र नहीं लगा हुआ, सुना ही है बस। अब ये समझिए, स्वामी श्रद्धानंद का नाम हमने खूब सुना, खूब चर्चा की, खूब उनके बारे में जानते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जब भी नाम लिखा जाता था, स्वामी श्रद्धानंद ये कहते थे मेरे नाम से पहले महात्मा नारायण स्वामी जी का नाम लिखा जाना चाहिए। इतना त्याग, इतना तप उस सन्यासी में था जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं लंबी इतिहास में नहीं जाता। उन्होंने एक निर्णय किया कि मैं ना 50 साल का जब हो जाऊंगा उसके पश्चात में संगठन का काम नहीं करूंगा, अपने जीवन की साधना के रूप में, स्वाध्याय और साधना के रूप में मैं कार्य करूंगा। उन्होंने उत्तराखंड में नैनीताल से ऊपर एक स्थान है रामगढ़ तल्ला, वहाँ पे जाकर एक भूमि का टुकड़ा खरीद लिया। अभी भी आश्रम, कभी जाने का मन बने कीर्तिनगर के लोगों का तो जाकर के आनंद से रहिएगा। बहुत ही शानदार, बिल्कुल अत्यधिक जंगल में प्रकृति के दो नदियों के ऐसे, एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, और बीच में वो जमीन का टुकड़ा उस समय उन्होंने खरीद लिया कि मैं जब 50 साल का हो जाऊँगा तो यहीं आऊँगा, यहीं रहूँगा, यहीं अपना आराम करूँगा। खरीद तो लिया, चले भी गए। जब वो गए वहाँ पर उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति को देखा जिसको देख करके वो कहते हैं कि मेरे जीवन का सारा जितने भी मेरे जीवन में दुख होगा, उस दुख से ज़्यादा दुख मुझे वहाँ जाने पर हुआ। क्या था? बोले मैंने वहाँ ये देखा कि मैंने आज तक पूरे देश में भ्रमण करके तो देखा था कि यहाँ पे सब्जी मंडी लगती, यहाँ पे अनाज मंडी लगती, यहाँ पे मछली मंडी लगती, यहाँ पे इसकी मंडी लगती, पशु मंडी लगती है, पर मैंने ऐसा कभी भी दृश्य नहीं देखा था कि जहाँ पर बेटियों की मंडी लगती हो। मैंने जाकर के देखा ये क्या है? बोले अपनी बेटियों को बेचा जाता है यहाँ पर। कहते मेरे जीवन का सारा दुख एक तरफ और ये दृश्य मेरे देखने का एक तरफ। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले इन्हें को कोई पढ़ाता नहीं, और बस मैं आगे इसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा कि क्या होता था उन बेटियों के साथ में, किस लिए बेचा जाता था। ऐसी परिस्थिति देखने वाले तो और भी थे। नारायण स्वामी से पहले भी लोगों ने उस परिस्थिति को देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, लेकिन किसी के मन में वो बात नहीं आई जो महात्मा नारायण स्वामी के मन में आई। महात्मा नारायण स्वामी ने कहा क्या करूँगा मैं इस स्वाध्याय का और क्या करूँगा इस तप का, अगर मैं इसी परंपरा को, इसी कलुषिता को, इस पवित्र धरती से, जिसको देवों की धरती कहा जाता, देवभूमि हिमालय, अगर मैं इस धरती से कलंक ही ना मिटा सका तो मेरी इस यहाँ पर आने का लाभ ही क्या होगा। इसलिए साधना तप एक तरफ रहा, मैं तो अब इसी काम को, उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा भाई मैं ये कलंक नहीं देख सकता कि इस गांव की बेटियों को इस तरह से मंडी, और दूर दूर से लोग आते थे ले खरीदने के लिए। उनका करें क्या, इनको पढ़ाता कोई नहीं, इनको अपने साथ बैठाता कोई नहीं, इनके साथ विवाह कोई नहीं करता, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई मैं इन बेटियों को पढ़ाने का काम करूँगा। उन्होंने कहा आप कैसे पढ़ाएंगे? बोले मैं अपने गुरुकुलों में इन बेटियों को पढ़ाऊँगा। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने 2 या 3 परिवारों को तैयार किया कि तुम अपनी बेटियों को मुझे दो, मैं इनको कन्या गुरुकुलों में जा कर के पढ़ाने का काम करूँगा। 2-3 बेटियों को उन्होंने बड़ी सहमति से तैयार किया, उनको ले जा कर के पढ़ाया। अब बात आई शादी की, शादी कौन करे? फिर उन्होंने ही लड़कों के गुरुकुलों से अच्छे नौजवान पढ़े लिखों को समझा करके पहला विवाह जब उस समय उस क्षेत्र में कराया, वहाँ विवाह ही नहीं होता था बेटियों का, उस क्षेत्र में जब वो विवाह कराया तो पूरे क्षेत्र में एक अलग क्रांति की लहर हुई, ये क्या हो रहा है। तो उसके पश्चात उन्होंने वहीं उसी गांव के अंदर आर्यसमाज मंदिर की स्थापना की, आर्यसमाज रामगढ़ तल्ला की स्थापना की, और उसमें लड़कियों का आश्रम खोला। और उसके पश्चात में जब थोड़ा सा समय उसको बीत गया तो वहीं पर बहुत बड़ी जगह लेकर के
बहुत बड़ा कन्याओं के लिए बहुत बड़ा स्कूल खोला। अब उसका नाम महात्मा नारायण स्वामी कन्या महाविद्यालय है और उस स्थान पर आर्य समाज मंदिर बना हुआ है। ठीक है, आज की परिस्थिति में वो उतना सक्रिय नहीं रहेगा, ये हमारा दोष है, हमारी कमी है, मैं उस तरफ अभी नहीं जाता, लेकिन उनके काम को देखते हैं। और उन्होंने आहिस्ता 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 करके उस पूरे क्षेत्र से गलत कामों के लिए भेजे जाने वाली लड़कियों की वो परंपरा को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया। और ये पूरी तरह से समाप्त होगी। उसके पश्चात उत्तराखंड के अंदर, मतलब उस समय सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था, सीपी कहलाता था, उस समय वहाँ पर इसके लिए खिलाफ कानून बनाया गया और कानून लागू किया गया कि अपनी बेटी को किसी भी हालत में कोई अन्यथा काम में नहीं बेच सकता। तब तक ये परंपरा दूर करना अगर नारायण स्वामी ने की थी तो आर्य समाज की डेफिनेशन यही है, समाज के खिलाफ जा रही जिस परंपरा को जिस समय देखा उसको उसी समय देख करके, और किसी की बत्ती जले ना जले, आर्य समाज की बत्ती तो जल जाती है और वो उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। किसी दिन गाड़ी करना, नैनीताल जाओ तो उस स्थान पर जरूर जाना, फिर सोच करके आना, इस खड्ड के अंदर आकर के दयानंद के सिपाही ने वो काम किया था जिसको कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। और अब दूसरा काम सुन लें, रैगड़पुरा आपने सुना ही है। रैगड़पुरा के अंदर रैगड़ बस्ती जो थी, उस बस्ती के अंदर भी सेम परिस्थिति थी। परिवार काम करते थे शराब निकालने का, और बाकी आप समझ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति को आर्य समाज ने देख लिया। आर्य समाज ने कहा भाई ये तो स्थिति हम नहीं सहन कर सकते। करोड़ बाग में आर्य समाज मंदिर खुल चुका था। उन बस्तियों के अंदर जाने वालों के लिए बैन था कि कोई और उन बस्तियों में जा नहीं सकता था। तो अंग्रेज पादरी ही उन बस्तियों में उनको अच्छी बातें बताने के लिए, जाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। रामपाल जी आपको पता है कि नहीं इस बात का? अंग्रेजी सरकार में लाइसेंस लेना पड़ता था उन बस्तियों के अंदर प्रचार करने के लिए। हिंदू प्रचारक इसलिए नहीं जाते थे कि तो दलित हैं, इनके जाएंगे तो हमारे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, पाप पर चढ़ जाएगा हमारे ऊपर, तो हमारे तो सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। हिंदू प्रचारक इसलिए नहीं जाते थे, केवल पादरियों की अनुमति थी। आर्य समाज ने स्थिति को समझा और आर्य समाज ने वो काम किया जिसको अगर अकेले एक काम को दुनिया को बताया जाए ना कि आर्य समाज ने ये काम किया था, तो शायद दुनिया आर्य समाज के लोगों के पैर छू करके धोए। हकीकत में बोलना चाहता हूँ आपसे इस बात का। क्या किया उन्होंने? जाना शुरू किया तो अंग्रेज की पुलिस ने रोक दिया कि आपको अनुमति नहीं जाने की। तो दिल्ली सरकार में उस समय जो दिल्ली की गवर्नमेंट थी उसके सामने वो लगाया गया अपना प्रार्थना पत्र कि हमारे प्रचारक इन बस्तियों में जाकर के इनकी बुराइयों को दूर करने के लिए प्रचार करना चाहते हैं, इनको अनुमति दी जाए। बड़े लंबे संघर्ष के पश्चात में हमें वो अनुमति मिली। उन बस्तियों में हमारा जाना आना शुरू हुआ। हमने वहाँ पर यह कहा कि इन बेटियों को ना बाहर भेजा जाएगा, ना कोई काम इनसे कराया जाएगा, इनको पढ़ाया जाएगा। सतब्रह्मा स्कूल की नींव पड़ चुकी थी चावड़ी बाजार में। कहाँ गए मंत्री मंत्री जी बैठे हैं? चावड़ी बाजार में आप गए कि नहीं गए? उस समाज में वो नींव पड़ चुकी थी। तो इस बस्ती की बेटियों को ये कहा गया कि उनमें पढ़ाएंगे हम। अरे क्या बात करते हो, तुम पागल तो नहीं होगे? ना भैया, हम तो इन बेटियों को पढ़ाएंगे। बहिष्कार होने शुरू हो गए। आर्य समाज मंदिर करोड़ बाग में कुछ लोग जो आते थे उन्होंने कहा कि आर्य समाज मंदिर के लोग अगर ये काम करेंगे तो हम आर्य समाज में नहीं आएंगे। बोले ना आओ। पहले उनको आर्य समाज मंदिर करोड़ बाग में पढ़ाना शुरू किया। जब बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया तो लोगों ने निर्णय किया चलो भाई इस विवाद को बढ़ाने से क्या फायदा, इनके लिए अलग जगह की व्यवस्था करते हैं। तो चावड़ी बाजार में जो स्कूल लगता था वहां बेटियों को बैठाना शुरू किया। तो जो और परिवारों की पढ़ती थी बेटियां, हमारे सामने नहीं बैठेगी, अगर हमारी बेटियों के साथ में इन बेटियों को पढ़ाएं हम अपने स्कूल में अपने बेटियों को स्कूल से निकाल लेंगे। आर्य समाजियों ने संघर्ष छोड़ा नहीं है सोच करके कि क्या करें क्या करें क्या करें। उन्होंने ये सोचा इसकी व्यवस्था क्या बने। और उस समय उन्होंने सरकार से आवेदन करके जमीन ली कि हम इनकी ही बेटियों के लिए नई जमीन लेना चाहते हैं, इनके लिए नया स्कूल खोलना चाहते हैं। उन बेटियों के लिए नया स्कूल खोलने की व्यवस्था बनाई गई और आर्य समाज के करोड़ बाग के विशेष लोगों ने और उस समय के दानी महानुभावों ने मिलकर के एक नए कन्या विद्यालय की स्थापना की। उस कन्या विद्यालय का नाम है रैगड़ आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रैगड़पुरा, करोड़ बाग, नई दिल्ली। आप में से किसी ने नाम सुना है कि नहीं सुना मुझे नहीं मालूम। नहीं सुना ना? आर्य समाज का इतने बड़ा महान कार्य, कल्पना करके देखना जरा। उस वेश्यावृत्ति में डलने वाली सारी लड़कियों के लिए आज से 100 साल पहले आर्य समाज करोड़ बाग ने उठा करके उन बेटियों के लिए इनको किसी कीमत पर गलत कामों में ना जाना पड़े
और इनके लिए यहाँ स्कूल की व्यवस्था और उन बेटियों को पढ़ने के पश्चात उनके विवाह की व्यवस्था आर्य समाज करोड़ बाग में ये करने का काम जो उस समय आर्य समाज ने किया था, उसका परिणाम हुआ कि उसी समाज की सैकड़ों हजारों बेटियों ने पिछले 100 सालों में पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, ना जाने कहाँ कहाँ तक का उच्चतम स्थान प्राप्त किया। बोलो यार, समाज का इससे बड़ा काम और क्या सोचते हो, क्या चाहते हो? कल्पना नहीं हम लोगों की आर्य समाज ने किया क्या है। माफ करना, आज मैं कुछ थोड़ी सी दुखदायी बातें सोच के आया था कि अपने परिवार में बैठे तो कर लेंगे। आर्य समाज ने अपना काम सत्संग और भजन कीर्तन और भजन संध्याओं तक सीमित कर दिया। ये आर्य समाज का इस समय डाउनफॉल जाने का सबसे बड़ा कारण है। हमने समाज की तरफ देखना ही छोड़ दिया कि समाज को हमारी ज़रूरत क्या है। हमने समाज की ज़रूरतों को नहीं समझा। और ऐसी तीसरी बड़ी ज़रूरत को तो आप सुनकर के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। कहानी ये भी छोटी नहीं है, कहानी नारायण स्वामी की छोटी नहीं है। माना जाए तो उस जंगल में जाकर के, कहाँ रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। आज भी वो खंडर है जंगल, रामगढ़ तल्ला से 100 साल पहले किस कदर एक अंदरूनी क्षेत्र माना। आज भी मैं जब गया हूं, पिछले 2 साल पहले मैं गया, उससे पहले मैं भी नहीं जा पाया था। नैनीताल केस में गया, उस दिन डेट खत्म होगी और रात की ट्रेन थी मेरी 10 साढ़े 10 की। मैंने कहा इसका लाभ उठाओ भाई, आज ही भागो वहां से। तो 4 घंटे का रास्ता था, मैं तो गाड़ी लेकर के वहां चला गया और वहां देख करके हैरान हो गया उस चीज को। यार आज से 100 साल, आज भी जाना दुर्गम है, तो 100 साल पहले तो यहाँ पे ना कोई गाड़ी, ना कोई घोड़ा, ना कोई बस, ना कोई कार, ना कोई टैक्सी, ना कोई फोन, ना कोई मोबाइल। तब यहां पर आकर के नारायण स्वामी ने इतना बड़ा काम कर दिया। इसलिए आज अपने आर्य समाज को रीडिफाइन करना पड़ेगा कि हम करें क्या। क्या सत्संग, हवन, भजन? ना, इससे आगे जाना पड़ेगा। अगर आज लाखों लोगों के दुख दर्द को दूर करना है आर्य समाज ने, तो आर्य समाज को अपने को आज के वर्तमान की स्थिति में जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आगे आना पड़ेगा। इसलिए तीसरी स्थिति को और समझ ले। जिस आप में से बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा लाला नारायण दत्त ठेकेदार का। लाला नारायण दत्त का नाम अपने विनीत जी ने दीवान हॉल का चार्ज लेने के बाद ही सुना होगा, इससे पहले इन्होंने भी नहीं सुना होगा। क्यों? ठीक है, गलत क्या? ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। आप में से नहीं सुना ना किसी ने? सुनना जरा। आप ये समझेंगे आर्य समाज क्या है। जैसे ही जरूरत समझ में आई कि ये समाज को चीज खराब कर रही है, उसी समय उसका समाधान देना ये आर्य समाज का काम था। दोबारा से 4 बार यही बताऊंगा आज मैं। लाला नारायण दत्त ठेकेदार दिल्ली के बहुत बड़े ठेकेदार थे। बड़े बड़े सरकारी बिल्डिंगों का ठेका लेना, सड़कों का ठेका लेना, रेलवे के ठेके लेने, रेलवे स्टेशन बनाने के बहुत बड़े ठेकेदार थे। और वो मित्र थे लाला दीवानचंद जी के। दोनों के दोनों अमीर, संपन्न, लेकिन हिंदू जाति की जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों ने एक ही व्यक्ति से प्रेरणा ली थी। 3 लोगों ने ली थी वो प्रेरणा। एक लाला रघुमल, एक लाला नारायण दास और एक लाला दीवानचंद। तीनों के तीनों स्वामी श्रद्धानंद के अकाट शिष्य। लाला नारायण दत्त के पास चमार जाति के कुछ लोग गए, मुस्लिम बन रहे थे। भाई मुस्लिम क्यों बन रहे हो? बोला जी हम जूते बनाते हैं। और जूते खरीदने वाले जो ठेकेदार हैं वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। वो मुस्लिम मजदूर से तो खरीदते हैं 1 रुपए का और हमसे खरीदते हैं 90 पैसे का। अब 10 पैसे का तो फर्क, 10% का फर्क हो गया। तो बोले, वो कहते हैं कि तुम मुस्लिम बन जाओ, तुमसे भी 1 रुपए का ले लेंगे। अब हिंदुओं में जूते के काम करने की परंपरा नहीं थी। ध्यान होगा जी आपको, प्राचीन काल है जी, कि जूते का काम करना तो क्या होता है, ये वो नीचा काम हो गया। अब उन लाला नारायण दत्त ने सोचा कि अगर ये ऐसे ही मुस्लिम बनते रहे तो सारे के सारे तो मुस्लिम बन जाएंगे। पैसे का लालच किसे नहीं होता? आज जितना भी कन्वर्जन हो रहा है वो सारा का सारा पैसे के लालच में तो ना हो रहा, और किस कारण से हो रहा है? तो उनका काम तो ठेकेदारी का था, पर उन्होंने समाज की जरूरत को देखा और तत्काल एक कंपनी की स्थापना कर दी। उसका नाम था नारायण शू कंपनी। और नारायण शू कंपनी के कहकर ये कह दिया, जो हिंदू बेचेगा उससे खरीदूंगा 1 रुपए 5 पैसे में, और मुस्लिम बेचेगा उससे खरीदूंगा 90 पैसे में। ऑटोमेटिकली हिंदू जमात जो परिवार थे उनका धंधा। कौन सोच रहा था ये बात? केवल दयानंद का शिष्य सोच रहा था। और भी लोग देखने वाले थे। बड़े बड़े महामंडलेश्वर भी देश में थे, बड़े बड़े आश्रमों के महंत भी इस देश के अंदर थे। पर सोचने वाला नारायण स्वामी ऋषिदान का शिष्य, सोचने वाले स्वामी श्रद्धानंद ऋषिदान के शिष्य, सोचने वाला लाला नारायण दत्त ऋषिदान का शिष्य। बाकी किसी के दिमाग में बातें आई नहीं। नारायण शू कंपनी खोल दी गई, सारे लोगों के जूते खरीदने लग गए और यहाँ से जूते विदेश में आस्ता आस्ता विदेश भी जाने लग गए, बढ़ता चला गया। और उन्हीं को देखा देखी
दिल्ली के अंदर अनेक हिंदू परिवारों ने जूते के काम को शुरू किया। उन्हीं परिवारों में एक रैली जी का नाम भी है। हमारे सुरेंद्र कुमार रैली जी जो आज केंद्रीय सभा के प्रधानों का रैली शू कंपनी उनकी सबसे पहले करोड़बाग में उनकी दुकान को रैली शू, अभी भी उनकी नाम है वहाँ पे। आस्ता आस्ता जब हिंदू परिवारों में जूते के काम को आगे बढ़ाना शुरू हो गया तो उनकी शू कंपनी में नारायण दत्त लिखते हैं, मैंने इतने साल तो इसको चलाई पर लंबा समय तक का घाटा रहा। अब मुझे प्रसन्नता है कि हिंदू परिवारों ने इस काम को अपना लिया है, इसलिए मैं इस कंपनी को बंद कर नारायण शू कंपनी बंद हो गई। आज केवल ये सोचो कि समाज की कौन सी ज़रूरत को मैं पूरी कर रहा हूं, और जिसकी ज़रूरत को मैं पूरी नहीं कर रहा वो मेरे साथ क्यों जुड़ेगा, वो मेरे साथ क्यों आएगा। एक छोटा बच्चा घर में आप बुलाने जाते हो ना, जब अपने पोते को आजा 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 ना 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 करता रहता, बेटा नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा। फिर आप अपनी जेब में हाथ डालते हो, टॉफी निकालते हो, चॉकलेट निकालते हो, अच्छा अब तो आजा मैं तेरे लिए बाजार से चॉकलेट लाया हूं। फिर बच्चा, आपका बच्चा भी तब आता है जब आपके पास में चॉकलेट उसको देने के लिए होती है। हम लाखों करोड़ों समाज को जोड़ने की इच्छा रखते और उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते, तो वो लोग क्यों आएगा आपके साथ जुड़ने के लिए। जो उनके लिए कुछ कर रहे हैं वहाँ वो सब लोग जा रहे हैं। इसलिए, और लास्ट घटना भी आपके इतिहास की दृष्टि से, क्योंकि बार बार मैं सोचता हूँ कीर्तिनगर आर्य समाज में कम से कम 20-25 लोग ऐसे हों जो इन बातों को मंच से बताएं, खड़े होकर के एक एक घंटा बोलें, पर सोचते सोचते रह जाते हैं। ज़िंदगी का एक एक साल ऐसे बीतता चला जा रहा है। आप भी सुनते चले जा रहा हूँ, मैं भी बोलता चला जा रहा हूँ। मेरे को सुनने की इच्छा है और आपको ज़्यादा आपसे सुनने की इच्छा है। इसलिए आर्य समाज कीर्तिनगर एक ड्राइव चलाए कि हमारे यहाँ पे हमने 25 ऑरेटर तैयार करने। अरे आर्य समाज के इतिहास के लोगों ने इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया, तब करके हमें तो केवल बताना भर है लोगों को। उसको पढ़िए और उसको लोगों को बताइए, सिद्धांत की बातें भी लोगों को बताइए। अकेला राजू कितना जगह जाएगा, अकेले हमारे प्रचारक कितनी जगह जाएंगे। जिस दिन आर्य समाज कीर्तिनगर के सारे वानप्रस्थ परिवार जिनकी आयु 60 साल से ऊपर हो चुकी है, सवेरे घर से निकल करके थैला जेब डाल करके, और इन जय हमने जय जय कॉलोनी का नाम बदल दिया जी, जय जय कॉलोनी रख दिया, जय जय कॉलोनी, जय जय मत बोला करो आप कोई भी। इन कॉलोनियों में जाकर के परिवारों में बैठ करके, महिलाओं के पास बैठ करके उनके जीवन के लिए कुछ अच्छी बातें बताना शुरू कर देंगे, समाज में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। किसी और की नज़र आपके इन सारे परिवारों पर लगेगी ही नहीं। और वही तीसरी कितनी बड़ी ज़रूरत को पूरा किया था आर्य समाज ने। ये इतिहास के ऐसे पन्ने हैं, खोलते चले जाऊं तो शायद शाम तक ऐसी बीत जाएगी, ना आपको पता लगेगा ना मुझे पता लगेगा। और ये जो पहाड़गंज का क्षेत्र है, इसमें बहुत बड़ी बातना में दलित परिवार रहते थे। इनके साथ में 3 बड़ी समस्याएं थी। पहली समस्या थी कि इनको हिंदू अपने कुएं पे पानी नहीं भरने देते थे। दूसरी समस्या थी इनके बच्चों के पढ़ाने के लिए कोई स्थान नहीं थे। और तीसरी समस्या ये थी कि इनको रहने के लिए ज़मीनें नहीं थी। ये ज़बरदस्ती सरकारों के द्वारा दी गई, चलो यहाँ रह लो, 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 ये कार्य करते थे। और इसी कारण से आप मज़े की बात सोचिए, कल्पना करिए दयानंद के सिपाहियों की। एक कुआं है खुदा हुआ, अगड़ी जाति के हिंदू परिवार उसमें से पानी भर के पी सकते हैं, मुस्लिम परिवार उसमें से पानी भर के पी सकते हैं, पर हमारे ही दलित भाई जिनको हमने दलित कह दिया वो उसमें से पानी पिएगा तो उसको मारेंगे। अब हुआ क्या, 4 परिवार मुस्लिम बन गए कि जब मुस्लिम तो भर सकता है इस कुएं से, हिंदू नहीं भर सकता, तो भाई मुस्लिम बन जाते हैं। और जब श्रद्धानंद ने इस परिस्थिति को देखा, उनका दिल रो उठा। अजमेरी गेट के ऊपर कुआं था। उन्होंने उस दिन संकल्प लिया कि आज इस कुएं के ऊपर ये सारा हमारा दलित समाज पानी भरेगा। विरोध होना था। घंटे घड़ियाल बजाने वाले, माफ करना शब्द मेरे, उनको कभी चिंता नहीं हुई कि इन भाइयों के साथ में, इनके साथ ये व्यवहार हो रहा है, इसको दूर किया जाए ना। आज भी हमारे प्रचारक जब गांव अपने जय जय कॉलोनी में जो इस समय क्रांति चल रही है दिल्ली के अंदर, यज्ञ करने वाली जबरदस्त चल रही है, उसमें हमारे दिनेश जी ने बताया कि हमने जब उनके घर का प्रसाद खाया, बैठ करके भोजन खाया, उसने बाहर आकर के कहा, पंडित जी जीवन में मैंने पहला हिंदू पंडित देखा जो हमारे घर पर आकर के प्रसाद खा रहा है। नहीं तो लोग हमसे कहते हैं कि मेरे हिस्से का प्रसाद जो है कुत्तों को डाल देना और चिड़ियों को डाल देना, ना हाथ लगाते ना खाते। ये आज भी हिंदू पंडितों की परिस्थिति है। फिर हम नारा लगाएं कि ईसाई बढ़ गए, हम नारा लगाएं कि मुस्लिम बढ़ गए, ये हमारा घात का नारा है। स्वामी श्रद्धानंद ने देखा कि ये काम तो करना पड़ेगा। उन्होंने उनको लेकर के और उस कुएं से पानी भराने का जो एक पूरा शोभा यात्रा लेकर के चले। पुलिस भी मौजूद, अंग्रेजों का जमाना था, क्योंकि कानून नहीं था, मतलब कानून नहीं था इस रूप में किसी को रोकने का, इसलिए उन्होंने उसका भी लाभ उठाया और वहाँ पे कुओं में पानी
भर लिया सबने। अब उनका रहने की जगह तो है नहीं, कहाँ रहें स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा भाई ये भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने लगभग 40 एकड़, शायद कम ज़्यादा हो सकती है, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, सारी ज़मीन खरीदी। पहाड़गंज शीला सिनेमा से लेकर के और पहाड़गंज चौक तक की जो पूरी ज़मीन है ये सारी खरीदी। इसमें सारे में 100-100 गज के प्लॉट काटे और सारे उन परिवारों को उनके नाम के आगे आर्य लिख करके कि मेरा नाम भी आर्य है और तेरा नाम भी आर्य है, और ये अब 100-100 गज के प्लॉट तुम्हारे हैं। भारत सरकार ने तो 25-25 गज के, 12-12 गज के प्लॉट अब देने शुरू करें। पिछले 20 साल 30 साल पहले, 35 साल पहले जो कहते हैं इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया तो उसमें देने शुरू करे थे। आर्य समाज ने तो काम 1920 में किया, दिल्ली के अंदर पहाड़गंज के अंदर आर्य नगर की पूरी बस्ती बसाई। उसके अंदर उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे घर हो गए, तुम्हारा नाम आर्य हो गया और तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल खुल गया। पता नहीं आप में से कितने लोग आर्य समाज आर्य नगर पहाड़गंज गए हैं। उसके अंदर 2 स्कूल खोले, एक बेटियों के लिए और एक बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, और उसके अंदर आर्य समाज मंदिर खोला। देखो अब तुम्हारे घर भी हैं और 3 कुएं खुदवाए कि तुम्हारे लिए कुएं भी हैं, तुम्हारे लिए घर भी हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल भी है और तुम्हारे आने जाने के लिए ये मंदिर भी है। अब तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे को मंदिर में जाने से कोई रोक रहा है। इसका नाम आर्य समाज था। हम गलती से भवनों का नाम आर्य समाज समझ बैठे, ये सबसे बड़ी भूल है। हमने सोचा है भवन ही आर्य समाज है, ना। आर्य समाज तो एक विचार है जो एक व्यक्ति अकेला जाकर के कहीं खड़े होता है और परिवर्तन लाने की तरफ सोचता है और वो परिवर्तन ले आता है, उसी का नाम आर्य समाज है। ना आर्य समाज किसी किताब का नाम है, ना आर्य समाज किसी भवन का नाम है, ना आर्य समाज किसी कमेटी का नाम है। माफ करना, आर्य समाज एक विचार का नाम है, जो विचार केवल समाज के हर तबके की उन्नति के लिए लगातार और निरंतर काम करने के लिए उद्यत हो रहा है, अपना सब कुछ छोड़कर भी। हमारे जितने परिवार, हमारे जितने ब्रह्मचारी, जितने कार्यकर्ता, जितने साथी, जितने प्रचारक हमारी इन सब कॉलोनियों में जा रहे हैं, सबके किसी का मांस अंडा छुड़वाना, किसी के क्या बोलते हैं ये नशा छुड़वाना, बीड़ी छुड़वाना, सिगरेट छुड़वाना, तंबाकू छुड़वाना, इसके लिए काम करते हैं। मेरे को ये पूछना आपसे प्रश्न, उनको क्या मिलता है? हाँ जी बहन जी, आपके परिवारों में जब आते हैं हवन करते हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं, बोले मांस मत खाओ, अंडा मत खाओ, शराब मत पियो, बीड़ी मत पियो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? हमारे प्रचारक आपके यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। अच्छा, उनका क्या लाभ हो रहा है? उनकी बिक्री हो रही है इससे? ये कहने से तो लाभ होता पिया करो, ये कहने से तो उनका कोई लाभ नहीं ना कि मत पिया करो। किस लिए कह रहे हैं? केवल इसलिए कि तुम्हारे सब परिवारों की उन्नति हो, तुम्हारे बच्चों का किसी तरह का अहित ना हो, नाश ना हो, शरीर बचे रहें, बुद्धि बची रहे, तुम्हारे परिवार उन्नति करते रहें। केवल यही सी, इसलिए तो सब जगह को बार बार यही बात कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो। और देखो, आर्य समाजी की जो प्रसन्नता का विषय होता है, आर्य समाजी की प्रसन्नता का विषय केवल एक होता है और वो छोटा सा होता है, लंबा चौड़ा नहीं होता। एक व्यक्ति को आपने 10 दिन पहले ये कहा कि भैया बीड़ी छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, तंबाकू छोड़ दे, पान पराग गुटखा सब छोड़ दे, वो फिर 10 दिन बाद आके कहता, बुद्धि राजा जी आपने मेरे यहाँ आकर के मुझसे कहा था कि ये सब छोड़ दे, मैंने आज पक्का संकल्प लिया है कि मैंने ये सब छोड़ दिया। बोलो बुद्धि राजा जी को क्या मिला? पर बोलो बुद्धि राजा जी खुश हो रहे कि नहीं हो रहे? बोलो हाँ या ना। ये जो खुशी है यही आर्य समाजी की कमाई है। इसी कमाई के बल पे आर्य समाज 150 साल से काम कर रहा है। यही आर्य समाज, इसी का नाम है आर्य समाज। एक व्यक्ति को अब आप सिखाएंगी बहन जी, और जब ये लिखना सीख जाएंगी और आपके रजिस्टर में नाम लिखना शुरू कर देंगी अगली बार से, तो आपको लगेगा वाह क्या बात है, जिसको मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया वो यहाँ पर अपना नाम अब लिखती है। आप अपने घर में आने वाले रिश्तेदार को भी ये घटना बताओगे। एक बहन आती थी, लिखती नहीं थी, मैंने समाज में बुलाया, उसे लिखना सिखाया, अब वो अपना नाम लिख भी लेती है और पढ़ भी लेती है। बोलो यही आपकी कमाई है। आपका धन, आपकी कमाई ना था, ना है, ना होगा। आपके अंदर से जो प्रसन्नता का भाव पैदा हुआ उस चीज को करके, इसी का नाम आर्य समाज है। लाला देवराज कन्या महाविद्यालय जालंधर की स्थापना कर रहे हैं। कन्या महाविद्यालय जालंधर की स्थापना के समय उनके बार बार अरे पागल हो गया है, ये बेवकूफ हो गया है, लड़कियों को पढ़ाएगा, बदनामी मोल लेगा, समाज को बदनाम कराएगा, परिवार को बदनाम कराएगा। बड़ी मुश्किलें से कहते हैं तपती दोपहरी घर घर में घूमता था। दो परिवार तैयार हो गए अपनी बेटियों को, चलो जी हम स्कूल भेजेंगे।
2 परिवारों की लड़कियां स्कूल में आ गई जैसे तैसे, शाम को ही 10 रिश्तेदार इकट्ठे होके पहुंच गए स्कूल के अंदर ही, हमारी बेटियों खराब करने के लिए स्कूल में लेके आया, हटा इनको। और मेरे को गालियां गलौज करते करते दोनों बेटियों की भी उठा के वापसी अपने घर ले गए। मैं आकर के सोचने लगा कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा। मैंने 2-3 दिन फिर कोई प्रयास नहीं किया। फिर मुझे दयानंद का ध्यान, उनकी आत्मकथा पढ़िए। आर्य समाज कोई छोटी चीज नहीं है। आर्य समाज एक बहुत विराट संगठन, बहुत विराट सोच का नाम है। फिर देवराज कहते हैं, फिर मेरे 2 दिन के बाद फिर ध्यान आया, क्या दयानंद गलत थे? क्या श्रद्धानंद गलत थे? ना। फिर मैं उठा, फिर निकला, फिर लड़कियों को परिवारों में जा जाकर इकट्ठा किया। कोई पैसा नहीं लूंगा, पढ़ाओ तो सही, पढ़ाओ तो सही, भेजो तो सही, भेजो तो सही। और उसके पश्चात जो वो लिखते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, पढ़ते पढ़ते आ जाते हैं। कहते हैं जब लड़कियों ने यहाँ पे आना शुरू किया तो बहुत लोगों ने मेरे बारे में चरित्र को लेकर के ऐसे ऐसे आक्षेप और लांछन लगाने शुरू कर दिए कि मेरा दिल अंदर से रो उठा कि क्या मैं अपने परिवार की सुरक्षा कर पाऊंगा इस प्रकार के लांछनों से, कि यहां तो ये होता है, यहां तो ये होता है, ये तो लड़कियों को इसलिए ले जाता है। बोला मेरा पूरा दिन, पूरा जीवन ऐसा लगने लगा कि मेरे ऊपर एक बोझ हो चुका है। फिर केवल ऋषिदान की कृपा और ईश्वर का ध्यान ही मुझे अपने इस काम में लगाए रखा और आज मैं प्रफुल्लित होता हूँ। आज जलंधर की नहीं, पंजाब की सबसे बड़ी कन्याओं की संस्था, यहाँ पे 5000 कन्याएं पढ़ती हैं, 5000 कन्याएं। वो लाला देवराज जी, इसी का नाम आ रहा है। हाँ जी, मैं भी देवराज शाखा विद्यालय में पढ़ी। लो जी, ताली बजाना माता जी के लिए। अगर मैं आर्य समाज के इतिहास को बताने लगूं तो 1 साल पूरा कम पड़ जाएगा। मैं आप केवल इतने निवेदन करने बैठा हूँ। आर्य समाज कीर्तिनगर ने एक नई अपने आप को नई सोच के साथ ढाला है। हजारों बच्चों को इसने जोड़ा, हजारों परिवारों को इसने जोड़ा। अब एक ऐसी क्रांति हम करें कि इस पूरे क्षेत्र में, इस चौक से लेकर के, मोतीनगर चौक से लेकर के, राजागढ़ चौक से लेकर के, और ये मायापुरी चौक से आगे नारायणा की ये जो रेलवे लाइन से लेकर के इधर का, ये पूरे एरिया को आप ये मान लो कि बस ये हमारा अपना एरिया है। एक भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा ना बचे जिसका आर्य समाज से किसी न किसी रूप में संपर्क ना हो। और इस आर्य समाज मंदिर की जो यज्ञशाला, ये हॉल, ऊपर का हॉल, बाहर का बरामदा, ये गैलरी हमेशा भरी रहे, खाली ना रहें। यहाँ पे कन्याओं की शिक्षा चल रही है, यहाँ पे बूढ़ी महिलाओं के लिखाया पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे हॉस्पिटल चल रहा है, छत पे आर्यविद्या की शाखा चल रही है, इसमें सुबह का यज्ञ चल रहा है, इसमें शाम का यज्ञ चल रहा है, दिन में पढ़ाने का काम चल रहा है। घरों में मत बैठो, दोनों की प्रसन्नता के लिए। किन दोनों की? अपने और बहू बेटों की। माता ही सवेरे चली जाती ना राम नाल, मैं सुखी हाँ। माता जी मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूं। सवेरे खाना बनाओ, तैयार होकर के आर्य समाज में आ जाओ। 2 बहनें देखें बुजुर्ग महिलाओं की पढ़ाई का काम, 4 बहनें देखें गरीब बच्चों के ट्यूशन का काम, 2-3 बहनें देखें वहाँ का काम। हफ्ते में 2 दिन जिन परिवारों में यज्ञ होता है ना, हमारे प्रचारक करते, उन घरों में भी आप जाओ, खुद जाकर के बैठो, देखने को मिलेगा। और उसके पश्चात जो परिवर्तन आएगा ना, वही परिवर्तन मेरे इस जीवन का, मेरी वास्तविक कमाई होगी कि हाँ अब दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मैंने दुनिया को जो कुछ दे सकता था अपने हाथ से वो दिया है। अपने घर में बैठ करके कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए निकलो, आर्य समाज कीर्तिनगर ये सब प्रवृत्तियाँ चलाए। एक निवेदन आज करके जा रहा हूँ प्रधान जी, मंत्री जी, इस पर विचार कर लेना भाई। गरीब बेटियों की शादियाँ आर्य समाज कीर्तिनगर में होनी चाहिए। सबको कह दो यहाँ पे पूरे इलाके में, भाई किसी विडो की बेटी है उसके लिए कोई पैसा नहीं। यहाँ यज्ञ की व्यवस्था, विवाह की व्यवस्था निःशुल्क। कुछ सहयोग कर सके, सहयोग देने वाले ज्यादा होंगे। आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप पूरे कीर्तिनगर में कहो कि किसी भी विधवा बेटी की शादी होती, विधवा बहन की बेटी की शादी होती है, आर्य समाज मंदिर में फ्री की जाती है, 50 लोगों का खाना दिया जाता है। हम करेंगे। आप देखना किस कदर चल करके इस आर्य समाज के अंदर एक नया सवेरे होगा। और आर्य समाज की 150वीं जयंती के अवसर पर किसी भी समस्या को लेकर के कोई यहाँ पर आएगा, उसका वो सारा काम पूरा होगा। ना यहाँ पे धन की कमी रहेगी, ना यहाँ पे जन की कमी रहेगी। और आपके साप्ताहिक सत्संग आपको थोड़े से समय बाद इस हॉल की जगह ऊपर वाले हॉल में पूरे भर कर हों। जितने लोगों के बड़े वार्षिक उत्सव होते हैं ना, इससे बड़ा आर्य समाज कीर्तिनगर का साप्ताहिक सत्संग हुआ करेगा। जितनी बहनें यहाँ पर आई हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है भाई, जितनी बहनें आप बैठे हो,
अपने घर में किसी कीमत पर भी मांस, अंडा, शराब, सिगरेट, बीड़ी, पान पराग, गुटखा, पान मसाला मत आने देना। हाथ जोड़ के ही विनती करते रहना, हाथ जोड़ के। लड़ाई नहीं कराना चाहता मैं आपके यहाँ पे, लेकिन हाथ जोड़ने में बड़ी शक्ति है। हाथ जोड़ के विनती करते रहना, भाई मेरे घर में ये नहीं आने वाला, फिर देखना आप ही का घर कैसे स्वर्ग बन जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज के इस सत्संग को यहाँ पे समाप्त करूंगा। इसी का नाम आर्य समाज है। तो मैंने 2 ही निवेदन किए आज। पहला, आर्य समाज कीर्ति नगर के सारे पदाधिकारी बोलना सीखेंगे, उसके लिए क्लास लगाने की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पर 2-3 घंटे जैसे पहले शाखा में आया करता था, अब उस काम के लिए भी आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलना सीखिए, बातों को बताना सीखिए, और उसके लिए स्वाध्याय, दोनों चीज़ों की चर्चा तभी करेंगे। और दूसरा, अब अपने समय का समाज के उत्थान के लिए उपयोग करने का रास्ता खुद निकालिए। मत सोचिए कोई आपको कहेगा कि आकर के ये करिए, खुद सोचिए मैंने क्या करना है भाई। और जो आप अपने आप से काम की इच्छा को लेकर के आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है आपको उसमें पूरी सफलता प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार है। और आप माता जी ने कह दिया अगली बार आप आओगे तो इनको सब पढ़ा लिखा पाओगे। ये 5-7 बहनें नहीं हैं, इस क्षेत्र में हजारों बहनें जिनको पढ़ना और लिखना नहीं आता। बस मेरा ये टारगेट बन गया। मेरे नारायण स्वामी ने वो काम किया था, अब उसकी जरूरत नहीं। महात्मा स्वामी श्रद्धानंद ने वो काम किया था, अब उसकी जरूरत नहीं। हमारे आर्य समाज करोड़ बाग के लोगों ने वो काम किया था, लाला नारायण दत्त ने वो काम किया था। मैंने क्या किया? बस मैंने ये किया कि मैंने अपने क्षेत्र के सब गरीब परिवारों में, जब ऐसे परिवारों में जिसको मेरी जरूरत होगी उसकी पूर्ति करने की मैं कोशिश करूंगा। यही है आर्य समाज का 150वां वर्ष मनाना, और यही है महर्षि सिद्धांत की 200वीं जयंती मनाना। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के इस कार्यक्रम को मैं यहाँ पर विराम दूंगा। आर्य समाज के पदाधिकारी कीर्ति नगर के हमेशा से ही सक्रियतम पदाधिकारी रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे आज क्या बोलते हैं, लाहौटी जी और ओम प्रकाश जी वहाँ गए हैं पांडिचेरी। बहुत ही सुंदर स्थान बना है, अद्भुत बना है। आर्य समाज के इतिहास में ऐसा स्थान आज तक तैयार नहीं हुआ, ज़बरदस्त बना है। पांडिचेरी अपने आप में घूमने के लिए बढ़िया स्थान है, समुद्र के किनारे, और वहाँ पर इतना बढ़िया शानदार भवन बनना, और वो भी आर्य समाज का केंद्र बना है। यानी स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, स्कूल बिल्डिंग तो बहुत अच्छी अच्छी बन जाती हैं, उसकी तरफ नहीं जा रहे। आर्य समाज का प्रशिक्षण केंद्र, आर्य समाज के 60-70 लोग मिलकर के टूर का प्रोग्राम बनाइए, परिवारों को वहाँ लेकर के जाइए। रहने के लिए, भोजन के लिए A1 यानी 5 स्टार होटल से कम तो बिल्कुल नहीं है, उससे ज़्यादा कितना वो जाके आप महसूस कर लीजिएगा। बहुत सुंदर कार्यक्रम बनाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।